हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मखतूम BLLB। प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो 99% घर आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी न किसी लिटिगेशन के हिस्सेदार हैं। वो चाहे सिविल लिटिगेशन हो, वो चाहे क्रिमिनल लिटिगेशन हो एंड अदर लिटिगेशन। बात करते हैं आज हम लोग क्रिमिनल लिटिगेशन के पर्सपेक्टिव में कि क्यों एक क्रिमिनल लिटिगेशन या फिर अदर केसेस जो है वो चलता ही रहता है, वो ख़त्म नहीं होता है। आज हम लोग देखेंगे कुछ सिंपल लीगल स्टेप्स जिसके ज़रिए एक क्रिमिनल लिटिगेशन को आप एंड अप कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि मैं आपको सारा प्रोसेस जो है लीगल वो एक एक करके बता सकूं। तो शुरू करते हैं बेसिक से, जो कि FIR का रजिस्ट्रेशन है। तो सोसाइटी में किसी भी तरह का क्राइम होता है तो उसके अगेंस्ट में पुलिस जो है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड करता है, और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे हम FIR कहते हैं, उसके रजिस्ट्रेशन के बाद अक्यूज्ड को बेल लेना मैंडेटरी हो जाता है। अगर वो अरेस्ट होता है तो 437 और 439 का पिटिशन फाइल करके बेल लिया जाता है। अगर वो अरेस्ट नहीं होता है, वो अरेस्ट होने से पहले बेल लेना चाहता है, तो 438 का फाइलिंग करके उसे बेल लेना पड़ता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है। इसी के साथ साथ FIR के रजिस्ट्रेशन के बाद बेल लेने के बाद पुलिस जो है वो चार्जशीट फाइल करता है अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC। तो चार्जशीट के पहले या चार्जशीट तक आपका केस जो है, अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वो CMM के पास रहता है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास। लेकिन अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है तो वो केस रहेगा CJM के पास, जिसे हम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहते हैं। तो जैसे चार्जशीट हो जाता है तो CJM या CMM क्या करता है, उस केस को एक JM के पास, इन केस ऑफ CJM वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के ऊपर ट्रांसफर कर देता है केस को। इन केस ऑफ CMM वो MM के पास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास इस केस को ट्रांसफर कर देता है ट्रायल के लिए। ट्रायल में सबसे पहला प्रोसेस जो है वो आपका होता है चार्ज का। चार्ज अंडर सेक्शन 251 CRPC एक जज जो है वो अक्यूज्ड का लेता है, जिसमें जज और वहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी प्रेजेंट रहते हैं, और इवन जो अक्यूज्ड है उसका एडवोकेट भी प्रेजेंट रहता है। तो वहाँ उस अक्यूज्ड को उसके केस का सारा सब्सटेंस को बताया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आप इस केस के लिए गिल्टी हैं या गिल्टी नहीं हैं। अगर अक्यूज्ड बोलता है कि मैं इस केस में गिल्टी हूँ, मैंने ये सारा जुर्म किया है, जज क्या करेगा, वहाँ पे उस सेक्शन के अंडर में जो पनिशमेंट है, जो फाइन है, उसे अपना जजमेंट में मेंशन करके उस अक्यूज्ड का कस्टडी ले लेगा और उसका पनिशमेंट पीरियड शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैंने ये जुर्म नहीं किया है, तो जज जो है वो एविडेंस की तरफ अब चलते हैं। और बहुत सारी केसेस में जो है ना, फॉल्स एलिगेशन के बेस में भी अक्यूज्ड को हरेसमेंट परेशान किया जाता है, जिसके वजह से ट्रायल में वो प्रूफ करना पड़ता है। देखो, जब डेट आता है एविडेंस का एक केस के रिगार्डिंग, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है एविडेंस एक क्रिमिनल केस में। क्यों? क्योंकि एविडेंस में आपका केस का जो विटनेस है उसको जज समन करके बुलाते हैं अपने कोर्ट में और उसको एग्जामाइन करते हैं। तो चार्जशीट में एक कॉलम होता है, जिस कॉलम में पुलिस ऑफिसर जो सारे विटनेस का नाम लिखते हैं। तो विटनेस में कौन लोगों का नाम लिखा जाता है? जो इस क्राइम के फैक्ट से अक्वांटेड है, जो इस क्राइम के फैक्ट से वाकिफ है। तो सबसे पहले विटनेस मोस्ट प्रोबेबली आपका कंप्लेनेंट ही होता है, जिसने कंप्लेन किया है उस क्राइम के अगेंस्ट में एंड जिस कंप्लेन के बेसिस में FIR रजिस्टर्ड हुआ है। उसके बाद से जो विटनेस रहते हैं वो अक्यूज्ड को, मान लो जहाँ से अरेस्ट किया गया है, पुलिस ने जहाँ से अरेस्ट किया, तो वहाँ पे 2 विटनेस है, एक विटनेस का साइन लिया जाता है। पुलिस जो है उस विटनेस का नाम चार्जशीट में लिख देता है। इसी के साथ साथ मान लो अगर कोई 420 का मामला है, बाद से पुलिस ने बहुत सारा सामान सीज किया है, तो उस पर्टिकुलर स्पॉट में पुलिस जो है वो किसी भी इंसान को वो एज अ विटनेस बना सकता है। तो ये सारे विटनेस होते हैं, और जो कि एक केस के फैक्ट से वाकिफ रहते हैं। जब एक अक्यूज्ड का चार्ज अंडर सेक्शन 251 हो जाता है और वो अक्यूज्ड कहता है कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैं ट्रायल करना चाहता हूँ, तो डिफरेंट डेट में डिफरेंट विटनेस को बुलाया जाता है और उसका एग्जामाइन किया जाता है। तो इस एग्जामाइन में पुलिस के तरफ से जो खड़े होते हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, और अक्यूज्ड जो है वो अपना एडवोकेट खड़ा करता है, और PP जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो उस विटनेस का एग्जामाइन करते हैं, और इस साथ साथ जो अक्यूज्ड का एडवोकेट है उसे क्रॉस एग्जामाइन का भी मौका दिया जाता है। तो इस तरह जज जो है वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट विटनेस को कोर्ट में बुला करके उसका एग्जामाइन करते हैं। इसी के साथ साथ जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो पुलिस के तरफ से और कंप्लेनेंट के तरफ से
विटनेस का एग्जामाइन करता है। इसी के साथ साथ अक्यूज्ड के एडवोकेट को उस विटनेस का क्रॉस एग्जामाइन करने का भी मौका दिया जाता है और सारे विटनेस के स्टेटमेंट और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन का स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट को एक जगह रख करके जज जो है लास्ट एंड फाइनल डेट में अक्यूज्ड को बुलाता है और अंडर सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी के तहत जज जो है वो अक्यूज्ड का एग्जामाइन करता है। उससे इस डेट के बाद डेट आता है जजमेंट का, तो जज जो है वो जजमेंट देते हैं पूरे विटनेस को, पूरे क्रॉस एग्जामिनेशन के स्टेटमेंट को, ये सारे स्टेटमेंट को नज़र में रखते हुए जज जो है वो अपना ऑब्जर्वेशन अपने जजमेंट में देते हैं। इसी तरह क्रिमिनल केस में ट्रायल का अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जज साहब के जजमेंट में ट्रायल ही जो है वो पूरा रोल अदा करता है, तो इसलिए ट्रायल के लिए एक ऐसा एडवोकेट हायर करना चाहिए जो कि ट्रायल का एक्सपर्ट हो, जो पूरे मामले को अच्छे से समझ करके उस तरह का क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस से कर सके कि विटनेस अगर झूठ भी बोल रहा हो ना तो उसका जो रियल फैक्ट क्या है वो एडवोकेट उसके मुंह से निकलवा पाए। ओके, सो दीज आर द कॉमन स्टेप्स टू एंड अप योर केस एंड होपफुली वीडियो जो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी लीगल नॉलेज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।